नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले ही पूरा खेल बदल दिया है, जिसके कारण विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो विपक्षी अलंबरदार हैं वो सकपकाए हुए हैं। कुछ एक तो शंकराचार्य की चौखट पर पहुंच गए हैं अपने सांसद बचाने के लिए। अच्छा, जो वहां तक नहीं गए वो बाहर ही खड़े होकर शोर मचा रहे हैं कि अगर बीजेपी को 2/3 बहुमत आ गया तो मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उधर संजय राउत की अलग हालत खराब हो रखी है। ये सब चल ही रहा है, तब पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसा ताना बाना बुना गया है कि अब कांग्रेस का भी दम फूलने लगा है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके सांसद भी ना भाग जाएं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के यहां खरमंडल है। हरियाणा का सार्वजनिक हो गया है किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला आमने सामने खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में बीजेपी अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर आ रही है, यानी डिलिमिटेशन बिल, इस विश्वास के साथ कि हम उसको पास कराने जा रहे हैं। और उस विश्वास की वजह वो 2/3 बहुमत है जिसे वो जुटाने में सक्षम हो गई है। तो घबराई हुई कांग्रेस डीएमके पर डोरे डाल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से वो राहुल गांधी जो चौड़े होकर टहल रहे थे, अब वो भी एक तरह से कहा जाए कि इस मुद्रा में आ गए हैं कि भाजपा ने पूरे गेम का नियम ही बदल दिया है। तो ये समझते हैं कि दरअसल हुआ क्या है जिसके कारण 20 जुलाई की जो तारीख है वो वैसी हो चली है कि विपक्ष भी सुनकर सहमा हुआ है और कांग्रेस की हालत तो खराब हो ही रखी है। तो क्या कुछ चल रहा है उसी पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अविक्तेश्वरानंद से, क्योंकि अखिलेश यादव आजकल वहीं दरबार अपना जो है लगा रहे हैं, वहीं एकदम साष्टांग है कि बचा लो साहब। अब कैसे बचा पाएंगे? अविक्तेश्वरानंद कैसे बचा पाएंगे? अभियान तो बहरहाल वो उत्तर प्रदेश में उन्हीं के लिए चला रहे हैं, लेकिन तमाम अभियानों के बाद भी इस बात की गारंटी कोई नहीं दे पा रहा है कि अखिलेश यादव के सांसद जब डिलिमिटेशन बिल पर वोटिंग होगी तो अखिलेश यादव के साथ खड़े रहेंगे या अखिलेश के खिलाफ खड़े रहेंगे। संभावना यही है कि खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि माहौल पूरी तरह से खराब हो गया है समाजवादी पार्टी को लेकर। तो अब जिन्हें अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है वो बीजेपी में भविष्य तलाश रहे हैं और अखिलेश यादव अविक्तेश्वरानंद की चौखट पर बैठकर अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। उधर पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के बड़े नेता, वो देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो वहीं से आलाप दे रहे हैं कि देखिए बीजेपी संविधान बदल देगी। हालांकि वो जो आलाप दे रहे हैं वो आलाप पिछले कई सालों से चल रहा है और ये वही है जो योगेंद्र यादव भी कहा करते हैं, लेकिन अब की बार वो एक कदम आगे चले गए और कह रहे हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे ये तो और अच्छी बात है। मुझे यह लग रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू राष्ट्र की बात कहकर तमाम सांसदों को बीजेपी के पक्ष में लामबंद कर दिया है, क्योंकि जब आप ऐसी बात करेंगे तो जाहिर सी चीज है कि हर कोई चाहेगा कि बीजेपी के साथ दिखे। तो ये जो साथ दिखने वाली होड़ है, उस होड़ ने कांग्रेस को परेशान कर रखा है। अब आप कहेंगे अब कांग्रेस को क्या हो गया भैया? वहां देखिए चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मनीष तिवारी सब मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। वो भूपेश बघेल बैठक बुलाते हैं, वो सब कह रहे हैं हम आएंगे ही नहीं। लीजिए, कहा जा रहा है चन्नी अलगा गुट बना लिए। 20 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की यह हाल हो रखे हैं। तलवारें खिंची हुई है हरियाणा में। 3-4 सांसद हरियाणा में है कांग्रेस के, क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो क्या होगा। लेकिन सबसे मजेदार खेल तो महाराष्ट्र में चल रहा है और पश्चिम बंगाल में। तो पहले महाराष्ट्र का जानते हैं क्या हुआ। एकनाथ शिंदे और शरद पवार की मुलाकात हो रही है और प्रताप सरनाइक कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। दूसरा वाला नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हम लोग बात राजनीति की कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात सनसनी फैला रही है क्योंकि सवाल उनसे एक और पूछा गया था। यूं तो ये सवाल, ये जो शिंदे साहब और पवार साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के ही संदर्भ में था, क्योंकि इस मुलाकात ने अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है तो वो संजय राउत है। संजय राउत आग बबूला हो गए, दिखा यही रहे हैं,
लेकिन अंदर से हालत उनकी खराब हो रखी है। क्यों? क्योंकि प्रताप सरनाइक जो कह रहे हैं वो बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति है, इसलिए अगर शरद पवार और एकनाथ शिंदे मिल रहे हैं तो इसमें आप जो है कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी हो सकता है कि कल को उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे एक कार में आपको दिख जाएं। लीजिए, यह तो और बड़ा संकेत देगा प्रताप सरनाइक। महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है साहब? महाराष्ट्र में 12-13 सांसद हैं, किसके? कांग्रेस के। तो गजबे खेल चल रहा है। अब अगर आप सब सांसद मिला लीजिए, यानी उद्धव ठाकरे के जो मतलब उद्धव ठाकरे के जो बच्चे हैं उन्हीं को ले लीजिए, 2-3 जो बच्चे हैं, 8 शरद पवार वाले, वो 13 इधर, कितना हो गया साहब? 8 3 11 और 13 24, लीजिए 24 सांसद। मतलब आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर फिर होने जा रहा है। शरद पवार से एकनाथ शिंदे की मुलाकात बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लग रहा है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। क्योंकि यह मुलाकात सिर्फ शरद पवार से नहीं है, यह मुलाकात दरअसल उन सांसदों की भी है जिनसे क्रॉस वोटिंग करानी है। और यह मैं बहुत दावे के साथ आपको कह रहा हूं। शरद पवार की पार्टी को लेकर बात चल रही है कि साहब वो आ सकते हैं, वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और उन चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे से मिलना ये बताता है कि शायद वो सीधे सीधे बीजेपी का हिस्सा न बनकर एकनाथ शिंदे सरीखे लोगों के साथ जो है वो जुड़ना पसंद करें, या इस तरह का वो सोच रहे हो। लेकिन कुल मिलाकर वो जुड़े या ना जुड़े, मामला ये है कि 20 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उस मानसून सत्र में बीजेपी को जो 2/3 बहुमत की दरकार है, उस दरकार को पूरा करना है। और उसको पूरा करने के लिए हर वो रास्ते तलाश लिए गए हैं जिसके सहारे परसीमन बिल पास कराया जाए। और उस रास्ते का एक पड़ाव जो है पवार साहब के सांसद भी हैं। उस लिहाज से एकनाथ शिंदे की मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जब पवार साहब से मिले तो देखिए कांग्रेस वाले भी संपर्क में आ जाएंगे। असली खेल यही है मेल मुलाकात का। इससे बड़ा और कोई खेल हो नहीं सकता है जो खेल इस समय चल रहा है हिंदुस्तान की सियासत में। तो बीजेपी है, ये जानते हैं कि हमको नंबर किस तरह से जुटाना है। और अप्रैल में तो ठीक है, जो हुआ हुआ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है इस घटना ने हिला दिया है महाराष्ट्र में किसको? महाविकास अघाड़ी को। अब हो गया सब, अघाड़ी गया, काम खत्म। संजय राउत के भविष्य का क्या होगा वो उससे ज्यादा परेशान है। उनको तो लग रहा था कि इधर उधर करके वो कभी शरद पवार की पार्टी को कांग्रेस में मिलवा दे रहे थे, तो कभी उद्धव ठाकरे को कांग्रेस में मिलवा दे रहे थे। अब पता चल रहा है कि ये लोग अपने मिल रहे हैं, संजय राउत बाहर चले जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा बोल रहे हैं। देखिए प्रताप सरनाइक का जो बयान है कि एक कार में तीनों दिख सकते हैं, वो ये बताता है कि संजय राउत की स्थिति क्या हो गई है। तो साहब गजब स्थिति हो गई है। अभी देखिए अभी क्या संख्या बल है। मैं पश्चिम बंगाल चलूंगा, लेकिन पहले आपको संख्या बल बता देता हूं। और डीएमके वाला किस्सा तो रह ही गया है, वो जानना बड़ा जरूरी है। तो खैर अभी देखिए संख्या बल। अभी बीजेपी के पास 300 माने बीजेपी गठबंधन के पास, बीजेपी के पास 240 है, बीजेपी गठबंधन के पास 293 है। लेकिन अभी जो टूट फूट हुई, जो गुड़ा भाग हुआ, उसमें वो 325 के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक साहब, अब 325 के बाद 37 कम पड़ रहे हैं। अगर हम कुल स्ट्रेंथ पे चलें, जो अभी स्ट्रेंथ है उस पे, उसके हिसाब से इनको 37 नहीं 35 ही चाहिए, 360 चाहिए होगा। ठीक है साहब, तो 35 कम है। उस 35 की व्यवस्था का तरीका क्या है? पहला तरीका, पवार साहब या तो एब्सेंट हो या तो समर्थन करो। ये ध्यान रखिएगा, पीछे वो एब्सेंट हुए थे,
पवार साहब राज्यसभा में तो एब्सेंट हुए थे। तो अब वो एब्सेंट रहे या प्रेजेंट रहे, एक मामला है। दूसरा समाजवादी पार्टी का है, वहां भी बड़ा खेल चल रहा है, इसीलिए जो है वो चौखट चौखट टहल रहे हैं कि हमारा तो कम से कम कुछ बच जाए। लेकिन साहब बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है, बचा नहीं पाएंगे। जिस खेल में ये फंसे हैं उस खेल में इनका बचना नामुमकिन है। अब देखिए, तो समाजवादी पार्टी के कुछ या तो एब्सेंट होंगे या तो क्रॉस वोटिंग करेंगे, यानी अखिलेश के साथ तो नहीं रहेंगे। पहली बात यह है, जो लोग फ्लोर मैनेज कर रहे हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं इस बात को। शरद पवार से मुलाकात ये बता रही है कि मैनेजमेंट हो गया है। डीएमके का क्या होगा? डीएमके को मनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि डीएमके मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डीएमके एब्सेंट रहेगी, और डीएमके एब्सेंट रहेगी तो 2/3 बहुमत हो रहा है। वो मौजूदा स्ट्रेंथ के लिहाज से ये पार पा रहे हैं। तो खेल जो है वो बीजेपी ने खेल दिया है, इसलिए जो है विपक्ष सकपकाया हुआ है कि वो तो कह रहे थे कि हम एकजुट हैं, और यहां सारी एकजुटता जो है छिन्न भिन्न हो गई है। और ये जो छिन्न भिन्न हो रही है उसकी बेहतरीन मिसाल आप पहुंचिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखिए, सुमिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक, इन लोगों ने राज्यसभा छोड़ी और अब आ गए हैं भाजपा में। समझ रहे हैं साहब? 24 जुलाई को इन 3 सीटों पर चुनाव है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हो रहा है। तो मानसून सत्र के पहले ही पूरा खेल चंगा हो गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।